हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम जो पेपर लेके आए हैं ये है उत्तराखंड लेक्चरर की परीक्षा 2006 में हुई थी, उसका प्रश्न पत्र है। उसमें आए जितने भी इस इतिहास के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जितना भी यहाँ पर संभव हो सकेगा हम डिटेल में उस पर चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में, हमारे लास्ट तक बने रहिए। आप पूरा वीडियो देखिए। आप तो जिस प्रकार की भी आपको जिसमें डाउट है या कोई भी प्रतिक्रिया आपको देनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसमें कमेंट करके दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं किस तरह का प्रश्न पत्र बना था ये। हाँ तो दोस्तों, इसका पहला प्रश्न है, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है, ठीक है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, तैतरीय ब्राह्मण में या गौपथ ब्राह्मण में। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पर, ठीक है। तो वो है बी ऑप्शन, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण यहाँ पर सही है। उसका प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था, इसका पुरातात्विक प्रमाण मिला है, ठीक है। मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था, इसका पुरातात्विक प्रमाण किससे मिलता है? कौशाम्बी से, कुम्हार से, और अतरंजी खेड़ा से या तक्षशिला से, ठीक है। 4 ऑप्शन है, इसमें से बी ऑप्शन देखिए, इसमें भी बी ऑप्शन सही है, कुम्हार से, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता था, ठीक है। मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष कौन होता था? सिक्कों का निरीक्षक, टकसाल का अध्यक्ष, खदानों का अध्यक्ष या चरागाह का अध्यक्ष, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए, इसमें भी ये है टकसालों का अध्यक्ष, ठीक है। टकसालों का अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है अशोक के कौन से अभिलेख में, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए देखिए, मास्की अभिलेख, ऑप्शन बी है नेतुर अभिलेख, डी है उडेगोलम अभिलेख और डी है सिद्धपुरम अभिलेख। तो इसमें से ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, सिद्धपुर अभिलेख, ठीक है। सिद्धपुर अभिलेख यहाँ पर सही ऑप्शन है। देखिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन दिए हैं, मथुरा स्तंभ अभिलेख, बेसनगर स्तंभ अभिलेख और रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख और डी है तालकुंड अभिलेख, ठीक है। चारों में से एक ऑप्शन सही है, ये हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए, तालकुंड अभिलेख, ठीक है। तालकुंड अभिलेख। तो दोस्तों भागवत धर्म का पहला अभिलेखी प्रमाण तक्षशिला निवासी यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर गरुड़ स्तंभ है, ठीक है। और यह काशी नरेश भागभद्र के दरबार में आया था और वैष्णव धर्म का इसने अंगीकार किया था, ठीक है। वैष्णव धर्म को अंगीकार इसने किया था। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आप देखिए। निम्नलिखित में से किस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था, ठीक है। देवराज किस शासक का एक अन्य नाम था? 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, देखिए इसमें से इसका सी ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये यहाँ पर सही आंसर है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अन्य नाम क्या था? देवराज भी था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संगम युग में चोल शासकों की राजधानी थी, ठीक है। संगम युग में चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? वंजी एवं तोंडी में, मदुरई में, उरैयूर एवं अरकाट में या कोरकई में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 4 है यहाँ पर, इसमें से एक ऑप्शन हमारा सही है। तो आप देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, उरैयूर एवं अरकाट में, ठीक है। ये यहाँ पर सही आंसर है। उसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 देखिए। तक्कोलम का युद्ध हुआ था, किसके मध्य हुआ था? चोल चालुक्य के बीच हुआ था या चोल पल्लव के बीच हुआ था, चोल पांड्य के बीच हुआ था या चोल राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था? ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, चोल राष्ट्रकूटों के बीच ये युद्ध हुआ था, ठीक है। ये तक्कोलम का युद्ध हुआ था 1949 में, ठीक है। 1949 में ये ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिम गंगों की सहायता से चोल नरेश परांतक प्रथम को परास्त कर दिया था इसमें, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर डी सही बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 देखिए। वह स्थान जहां रामानुज शिक्षण कार्य करते थे
या करता था, ठीक है। वह स्थान जहां पर रामानुज शिक्षण कार्य करते थे कौन सा था? मदुरई था या मामल्लपुरम था या सोमनाथपुर या श्रीरंगम, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, श्रीरंगम, ठीक है। वह स्थान कौन सा था? श्रीरंगम। रामानुज के बारे में यहाँ पर है तो थोड़ी सी उनके बारे में चर्चा करें। इनका जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में, दक्षिण में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और वो 120 वर्ष तक जीवित रहे थे। और रामानुज के शिष्य वो किसे? रामानुजाचार्य, ये रामानुज जो है ये रामानुजाचार्य के ये शिष्य थे। और इन्होंने तिरुचनापल्ली के निकट श्रीरंगम मंदिर में रहकर वैष्णव धर्मोत्थान के लिए अनेक कार्य किए थे इन्होंने, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बनता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, विक्रमशिला महाविहार स्थापना शासकों द्वारा कराई गई थी, ठीक है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना शासकों द्वारा कराई गई थी। ए ऑप्शन है पुष्यभूति वंश के शासकों द्वारा, बी है वर्मन वंश के शासकों द्वारा या पाल वंश के, और डी ऑप्शन है सेन वंश के, ठीक है। इन चार ऑप्शन में से हमारा सी ऑप्शन सही है, पाल वंश के शासकों के द्वारा, ठीक है। पाल वंश शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था और उसके खर्च के लिए इसने 200 गांव का अनुदान दिया था, ठीक है। चलिए, ये तो थी कुछ कॉमन जानकारी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। ये प्रश्न जो है आए तो थे 2006 लेक्चरर की परीक्षा में, लेकिन अन्य परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होता है या कोई मिस्टेक होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे आपसे। तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है, भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था वल्लभाचार्य द्वारा, निम्बार्काचार्य द्वारा या माधवाचार्य द्वारा या रामानुज द्वारा। तो इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी देखिए आप, निम्बार्काचार्य द्वारा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गौरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था, ठीक है। मुल्तान, सिंध, पंजाब या अनहिलवाड़ा। चार ऑप्शन है, चार में से ऑप्शन ए आप देखिए मुल्तान, ठीक है, मुल्तान पर किया गया था। तो 1175 ईस्वी में मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय तक खैबर और बोलन के दर्रे न तो सुरक्षित समझे जाते थे और न उनसे व्यापारिक या फिर किसी प्रकार का सैन्य अभियान का लाभ उठाया जाता था। सबसे प्रचलित मार्ग गोमल के दर्रे से होकर डेरा इस्माइल खां होते हुए उत्तरी सिंध में पहुंचने का था और गौरी से पहले के आक्रमण इसी मार्ग से हुआ करते थे और गौरी ने भी इस मार्ग को चुना और मुल्तान पर आक्रमण किया था, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 यहाँ पर है, अमीर खुसरो बर्नी से कितने वर्ष बड़े थे, ठीक है। अमीर खुसरो बर्नी से कितने वर्ष बड़े थे? 41 वर्ष, 32 वर्ष, 37 वर्ष या 29 वर्ष, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर देखिए आप, 32 वर्ष से बड़े थे, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था और जियाउद्दीन बर्नी का जन्म हुआ था 1285 ईस्वी में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 32 वर्ष बड़े थे। उसके बाद बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 है, प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है, ठीक है। प्री हिस्टोरी के अध्ययन का विषय है निरक्षर समाज का इतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास, सभ्य समाजों का इतिहास या नगरीय समाजों का इतिहास। चार ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए देखिए आप यहाँ पर, निरक्षर समाजों का इतिहास, ठीक, निरक्षर समाजों का इतिहास, ये सही ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए आप, 16 है, हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी, ठीक है। HD सांकलिया द्वारा, AK सोनकिया द्वारा, BB लाल द्वारा या GR शर्मा द्वारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है तो इसका डी ऑप्शन सही है, GR शर्मा द्वारा, ठीक है। GR शर्मा द्वारा ये जो है हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। देखिए प्रश्न नंबर 17, महाभारत और रामायण में उल्लेखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई थी, ठीक है। महाभारत और रामायण में उल्लेखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई थी GR शर्मा द्वारा, HD सांकलिया द्वारा, A घोष द्वारा या BB लाल द्वारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है BB लाल द्वारा की गई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखिए, द सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक हैं, ठीक है। द सरस्वती फ्लोज ऑन के राइटर का नाम हमें बताना है, PS गुप्त, BB लाल, RS बिस्ट या KN दीक्षित, ठीक है। तो इसका सही आंसर है
बी बी लाल। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, देखिए बी बी लाल यहाँ पर इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नव पाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण किस नव पाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? ए कश्मीर, बी है गंगा घाटी, सी है विंध्य क्षेत्र, या डी है दक्षिण भारत। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए आप कश्मीर, ये इसका आंसर कश्मीर है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 20 है। समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशु को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं ये बताना है हमें। बुर्जहोम में, या गुफक्राल में, मेहरगढ़ में, या चिरांद में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, बुर्जहोम में। दोस्तों नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जहोम, जहां से गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं, समाधान के जो उदाहरण मिलते हैं उनसे पता चलता है कि मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते भी दफनाने की प्रक्रिया प्रचलित थी। ठीक है, इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण काल में जो है भारत में कहीं और प्रचलित नहीं थी। तो ये जो है थोड़ा सा इसके बारे में सामान्य ज्ञान था। देखते हैं प्रश्न नंबर 21, देखिए जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। इनाम गांव में, जोरवे में, वॉल्की में, या नवदा टोली में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देखिए आप इनाम गांव में। ठीक है, ताम्र पाषाण संस्कृति चौथे कालखंड में पाई गई है। ठीक है, जिसे जोखे संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोखे संस्कृति कहा जाता है। साधारणतः इस संस्कृति की तिथि ईसा पूर्व 1400 और 1000 के बीच की निर्धारित की जाती है, लेकिन इनाम गांव जैसे स्थलों पर संभवतः यह ईसा पूर्व 1000 तक विद्यमान रही होगी। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 22, देखिए ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी। ठीक है, कायथा संस्कृति की खोज की गई थी एम के धवलीकर द्वारा, वी एस वाकंकर द्वारा, एच डी सांकलिया द्वारा, या के डी वाजपेयी द्वारा। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी, एच डी सांकलिया द्वारा। कायथा संस्कृति की खोज दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच डी सांकलिया द्वारा की गई थी। ये दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे। कौन? एच डी सांकलिया। देखिए अगला प्रश्न है, परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से, भगवानपुरा से, बनावली से, या दौलतपुर से। देखिए प्रश्न नंबर 23 है, 23 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, भगवानपुरा से। ठीक है, चलिए तो दोस्तों एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, हम जो भी प्रश्न यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, प्रश्न जैसे ही आपके स्क्रीन पर आता है तो आप जो है प्रश्न पढ़कर सबसे पहले उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आप अपना आंसर लगाइए, उसके बाद हमारे आंसर से अपना आंसर मैच कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रश्न रिवीजन हो जाएगा और काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और मतलब कई नए प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर, और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो काफ़ी परीक्षाओं में कई बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24 है, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था। ठीक है, आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था वाई डी शर्मा द्वारा, ए घोष द्वारा, बी के थापर द्वारा, या बी बी लाल द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, वाई डी शर्मा द्वारा। ठीक है, वाई डी शर्मा द्वारा ये किया गया था। उसके बाद प्रश्न 25 देखिए, सैंधव सभ्यता के बाढ़ किस संख्या के गुणक थे? ठीक है, सैंधव सभ्यता के बाढ़, ठीक है, किस संख्या के गुणक थे? 15, 16, 17 या 18। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 16 इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी यहाँ पर देखेंगे आप 25 बार। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा आदि से उपलब्ध बांटों की तौल का अनुपात 1, 2, 4, 8 और 16, 32, 64, 160, 208, 320 आदि था। ठीक है, तो इस प्रकार तौल की इकाई क्या हुआ करती थी? 16 के अनुपात में थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 देखिए, ऋग्वेद का नवा मंडल जिस देवता को समर्पित है उसका नाम है। ठीक है, उसका नाम अग्नि, सोम, इंद्र या वरुण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोम। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27 है, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। ठीक है, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है किसमें? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। ठीक है, तो इसमें किसमें कहा जाता है? ये अथर्ववेद में कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? ठीक है,
यज्ञ कर्मकांड का परिवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? ये अर्धवर्यु, ब्रह्मा होता या उद्गाता। ठीक है, तो हमारा आंसर है ब्रह्मा। ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर, ब्रह्मा सही आंसर है। प्रश्न नंबर 29 है, 29 प्रश्न नंबर देखिए कि अब्दुल रजाक जिसने विजयनगर राज्य का फारसी में विस्तृत विवरण लिखा है, मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में विजयनगर दरबार में आया था। ठीक है, हरिहर सेकंड के राज्यकाल में, बुक्का द्वितीय के राज्यकाल में, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में या कृष्णदेव राय के राज्यकाल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। ये फारस का निवासी अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसने विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाहों का उल्लेख किया है और 1442 से 1444 ईस्वी तक ये रहा था। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में डिटेल्स थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30 देखिए, प्रेम वाटिका का रचनाकार था। ठीक है, प्रेम वाटिका का रचनाकार कौन था? नाभादास, सूरदास, तुलसीदास या रसखान। ठीक है, प्रेम वाटिका के रचनाकार रीतिकालीन कृष्ण मार्गी शाखा के कवि रसखान थे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 31 देखिए, वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता हैं। ठीक है, वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन है? दुर्गा, गणपति, राम या विट्ठल। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, विट्ठल। अगला प्रश्न देखिए, अबुल फजल की रचनाओं के नाम हैं अकबरनामा तथा आईने अकबरी, अकबरनामा तथा तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी तथा आईने अकबरी या आईने अकबरी तथा तोहफाए अकबरी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही है, अकबरनामा और आईने अकबरी। अबुल फजल की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अकबरनामा और आईने अकबरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33 आप देखिए, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती थी। काशिम बाजार, हुगली, चटगांव या मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही है, हुगली। ठीक है, हुगली यहाँ पर ऑप्शन सही है हमारा। तो आप इसे देखिए। 34 नंबर का प्रश्न है, 1770 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे? कौन कौन से थे? हुगली, हावड़ा तथा मिदनापुर या ढाका, चटगांव तथा हुगली, मुर्शिदाबाद, बालासोर तथा चंद्रनगर और लास्ट है वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही है, वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। पढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 35 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने राधा कृष्ण मिशन 1896 की स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नरेंद्र नाथ दत्त या रामकृष्ण परमहंस ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 देखिए, तो इसका ऑप्शन सी सही है, नरेंद्र नाथ दत्त ने। पढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36 है, किसने 1920 में बंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? VV गिरी, लाला लाजपत राय, SM जोशी या जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर देखिए, ये सही है, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ या जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख या कृष्ण शास्त्री चपलूनकर, आत्माराम पांडुरंग या बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 37 का ए सही है यहाँ पर, हरि कृष्ण देशमुख, सॉरी गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख यहाँ पर सही आंसर है, जिनको जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 देखिए, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का आह्वान किया गया था। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था यह हमें बताना है। ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले ने या श्री नारायण गुरु ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने या विवेकानंद ने। तो ऑप्शन बी देखिए आप यहाँ पर, ये है श्री नारायण गुरु ने। इन्होंने आह्वान किया था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर, ये इन्होंने बोला था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था? ठीक है, भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था? सहयोग असहयोग आंदोलन को या स्वदेशी आंदोलन को या सविनय अवज्ञा आंदोलन को या उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 40 है, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1921 में, 1923 में, 1924 में या 1925 में।
ठीक है। प्रश्न नंबर 40 देखिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी यहाँ पर सही है। 1923 में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 41 देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था। मद्रास और बंबई में, गंगा यमुना दोआब में, संयुक्त प्रांत में या बंगाल और बिहार में। ठीक है, ये ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर मद्रास और बंबई में। ठीक है, कैप्टन रीड ने टॉमस मुनरो की सहायता से रैयतवाड़ी भू व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की थी और इस पद्धति से सीधे बंदोबस्त किसानों के साथ किया गया। जमीन के उपजाऊपन और फसल की किस्म के आधार पर राजस्व 30 साल तक की अवधि के लिए निश्चित कर दिया गया था। ठीक है, और इस व्यवस्था को मद्रास और बंबई में लागू किया गया था। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही बनता है? ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 देखिए, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? अजीमुल्ला खां द्वारा, कुंवर सिंह द्वारा, खान बहादुर खां के द्वारा या तात्या टोपे के द्वारा? देखिए इसका बी ऑप्शन देखिए, कुंवर सिंह के द्वारा। 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर में, ये जगदीशपुर जो है बिहार में पड़ता है, बिहार के जगदीशपुर में स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी कुंवर सिंह। देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, कलीलाह व दिमना। ठीक है, कलीलाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है? ब्रह्मसूत्र, महाभारत, पंचतंत्र या सुश्रुत संहिता? ठीक है, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ये पंचतंत्र का अरबी रूपांतर है, कलीलाह व दिमना। देखिए पंचतंत्र का अनुवाद अरबी भाषा में कलीलाबा दिमना के नाम से हुआ है। इस रचना ने पश्चिम में ईसा की नीति कथाओं को मूलाधार दिया था। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 44 देखिए, इसमें दो सूचियां दी गई है, उनको आपस में मैच करना है। सूची 1 के राज्यों को सूची 2 के संस्थापकों के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर दिए हैं, उसके अनुसार आपको अपना आंसर चूज करना है। अब देखिए इसमें सूची 1 में है बीदर, ठीक है, और बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। और सूची 2 में यूसुफ आदिल शाह, कुली शाह, कुतुब शाह, अमीर अली बारिद या चौथा है लास्ट मलिक अहमद। इनको आपस में मैच करना है दोस्तों। दो है एक अधिक बीदर जो है बीदर, ये बीदर अमीर अली बारिद। ठीक है, इनके संस्थापक जो है बीदर के संस्थापक अमीर अली बारिद। और उसके बाद है दूसरा अहमदनगर देखते हैं। अहमदनगर के संस्थापक हैं मलिक अहमद, ठीक है नहीं। और उसके बाद सी है बीजापुर के हैं यूसुफ आदिल। और लास्ट हमारे पास बच जाता है डी गोलकुंडा, तो गोलकुंडा के एक ही है, तो ये रह गई कुली शाह, कुतुब शाह। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पर सही बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 45 अब है। प्रश्न नंबर 45 देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म आगरा में, दिल्ली में, बदायूं में या लखनऊ में? तो कहां पर हुआ था? शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। ये चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 46 देखिए, महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी। ठीक है, शाही राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? ये पेशावर में, काबुल में, उद्भानपुर में या अटक में? ठीक है, तो ये कहां पर थी? उद्भानपुर में थी महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी। ऑप्शन सी सही है। 47 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस हिंदुशाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था? देखिए निम्नलिखित में से किस हिंदुशाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था? जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचन पाल या भीम? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए पर सही है, जयपाल। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 48 है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? अमीर ए कोह, आरिज ए मुमालिक, शाहना ए मंडी या दीवान ए आरिज? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, शाहना ए मंडी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 49 नंबर का प्रश्न है, सल्तनत काल में दारुल सफा होता था। दारुल सफा क्या होता था? एक चिकित्सालय, शाही शिविर, घुड़सवारी के अभ्यास हेतु खुला क्षेत्र, सेना परेड के लिए खुला क्षेत्र। ठीक है, तो ये कौन हुआ करता था? एक चिकित्सालय हुआ करता था। ठीक है, एक चिकित्सालय हुआ करता था जिसे सल्तनत काल में दारुल सफा कहा जाता था।
प्रश्न नंबर 50 देखिए, दीवाने अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था स्थापित किया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा, बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा सही है। देखिए ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दोस्तों मैंने पहले भी कहा, आप प्रश्न को अपनी स्क्रीन पर फ्लैश होने तक जो है आप अपना आंसर देखिए, कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और उसके बाद हमारे आंसर से अपना आंसर मैच कीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 51, अमीरा ने सदाह का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम था। ठीक है, अमीरा ने सदाह का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम जिसने निपक के मार्ग का अनुमोदन किया था। ठीक है, दादू दयाल, कबीर, मलुकदास या रैदास। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, दादू दयाल। देखिए दादू दयाल ने एक असांप्रदायिक मार्ग यानी कि निपक संप्रदाय का अनुमोदन किया था। ठीक है, असंप्रदायिक मार्ग। प्रश्न नंबर 53 है, हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे। हुसैन शाह के, सबसे पहली बात तो यह है कि आप कोई भी प्रश्न देखते तो उसमें से अनेक प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद, सबसे पहले ये प्रश्न क्रिएट होता है कि श्रीमद् भगवत गीता का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसके काल में हुआ था? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या बनता है? हुसैन शाह के काल में। दूसरी बात, ये प्रश्न है तो हमें देखना है 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा सही है, उस पर हमको क्लिक करना है। ये ऑप्शन ए है श्रीकर्ण नंदी, बी है मालाधार बसु, सी है कविंद्र परमेश्वर और डी है विद्यापति। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, मालाधार बसु। ठीक है, मालाधार बसु यहाँ पर सही है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 54 देखिए आप, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के जिस राज्य पर आक्रमण किया वह था बीजापुर, असीरगढ़, अहमदनगर या बरार। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, अहमदनगर। देखिए अगला प्रश्न, मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम क्या था? बाबर, औरंगजेब, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये था जहांगीर, जिसने जो है मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था। ये मुगल सम्राट था कौन? जहांगीर था। प्रश्न नंबर 56 है, आगरा नगर की स्थापना की गई थी बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी द्वारा, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी या अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा। देखिए ऑप्शन इसमें सबके सब मुझे अजीब से ऑप्शन लग रहे हैं। ठीक है, ये सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी आगरा नगर की स्थापना, सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर सिकंदर शाह है, इसके बदले यहाँ पर होना चाहिए था सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 57 देखिए आप, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ दारा शिकोह की रचना नहीं है? ठीक है, सिर अकबर, मजमा अल बहरैन, समुद्र संगम या दराबनामा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन सही है। देखते हैं ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शन सी समुद्र संगम। अगला है 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुरक्का दहली का लेखक है? ठीक है, अली कुली खान, शाह अब्दुल अजीज, गुलाम हुसैन तबातबाई या दरगाह कुली खान। ठीक है, 58 नंबर का प्रश्न है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुलामुल तबातबाई। 59, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? मंत्री था, सेनापति था, स्वतंत्रता सेनानी था या राजदूत था? ठीक है, मेगास्थनीज को यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा गया था। ठीक है, राजदूत बनाकर भेजा गया था, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी सही है, राजदूत बनाकर भेजा गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसने जो है इंडिका नामक यात्रा वृत्तांत लिखा है। इंडिका किसने लिखी है? कई बार आता है, तो ये मेगास्थनीज लिखे। यहाँ पर से 2 प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 60 देखिए अब, अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी 1560 में, 1565 में, 1575 में या 1580 में। ठीक है, तो ये की थी अकबर ने 1565 में की थी मनसब प्रणाली की स्थापना। 61 देखिए, सुलह कुल की धारणा आधारित थी इस्लामी शरीयत पर, हिंदू धर्म पर, वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर या उपयुक्त में से किसी पर भी नहीं। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आप देखिए ऑप्शन सी को, वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर, वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर। मुगल काल में धार्मिक विचारधारा 2 नीति पर आधारित थी। ठीक है,
मुगल काल में धार्मिक विचारधारा दो नीति पर आधारित थी। इसमें से एक नीति अकबर की सुलह कुल की नीति, जिसमें हिंदू विचारधारा की ओर उदारता थी, और जो वहदत उल वजूद अर्थात सर्वेश्वरवाद पर आधारित थी। दूसरी कट्टर मुस्लिम प्रतिक्रिया पर आधारित थी, जिसे शेख अहमद सरिंदी ने आरंभ किया था और वहदत उल वजूद के विपरीत सिद्धांतों पर आधारित थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 61 हो चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए खोला 1575 में, 1577 में, 1578 में या 1579 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए आप यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए 1578 ईस्वी में। ठीक है, 1578 में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 63। देखिए तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1365, 1465, 1565 या 1665। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था ये हमें बताना है। तो तालीकोट का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर की सम्मिलित सेनाओं ने विजयनगर पर आक्रमण किया और 1565 को तालीकोट के युद्ध में सदाशिव राय को पराजित किया था। ठीक है, 1565 इसका सही आंसर यहाँ पर बनता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट तक पहुंच गया था। ठीक है, किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट तक पहुंच गया था? नसीरुद्दीन कबाचा का, जलालुद्दीन मंगबरनी का या यदजुल का और इल्तुतमिश का। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन बी पर आप नजर रखिए, जलालुद्दीन मकबरनी का। इसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट तक पहुंच गया था। अगला है चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, बलबन द्वारा या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, इल्तुतमिश के द्वारा। चांदी का टका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किए गए। प्रश्न नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किसने दाग और चेहरा, घोड़े के दागने और सैनिकों के वर्णन व्रत प्रथा का प्रचलन किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए 67 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था? ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, इसामी या के ए निजामी। ठीक है, इसका सही आंसर है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी का ये कथन था कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। देखिए, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग मिलिट्री डिपार्टमेंट का प्रमुख होता था? सिपह सालार, मीर बख्शी, आरिजे मुमालिक या मुस्तफी ए मुमालिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आप देखिए आरिजे मुमालिक। उसके बाद 69 है, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम, बालाजी द्वितीय या बाजीराव प्रथम। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, फटाफट क्लिक कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए आप, बालाजी बाजीराव, 69 का ए ऑप्शन सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 70 है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? दादाजी कोंडदेव, रामदास, तुकाराम या एकनाथ। ठीक है, इसका सही आंसर है बी, रामदास था। ठीक है, रामदास, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 71 है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? दीवान रियासत, दीवान रिसालत, दीवान इंशा या दीवान अर्ज। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, दीवान रियासत। 72 है, जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? विशनदास, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर या आगा रजा। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक आंसर ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्लिक कीजिए, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, उस्ताद मंसूर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 73 नंबर का प्रश्न आप देखिए, विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस वस्तु का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था? विजयनगर साम्राज्य में किस वस्तु का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था?
ये बताना है। काली मिर्च का, चाय का, तंबाकू या कॉफी। 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन ए आप देखिए, काली मिर्च का निर्यात बड़ी मात्रा में किया जाता था। अब देखिए 74, निम्नलिखित में से किसने तबकाते अकबरी की रचना की? ठीक है, तबकाते अकबरी की रचना किसने की? बदायूनी, अब्बास खान शेरवानी, निजामुद्दीन अहमद या अबुल फजल ने तबकाते अकबरी की रचना की थी? निजामुद्दीन अहमद ने। ठीक है, निजामुद्दीन अहमद ने इसकी रचना की थी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 75, निम्नलिखित में से किसको मदद माश अनुदान प्रदान किए जाते थे? ठीक है, सरकारी अधिकारियों को, कलाकारों को, संतों एवं विद्वानों को या निर्धन और असहाय व्यक्तियों को? ऑप्शन सी देखिए, इसमें संतों और विद्वानों को ये मदद माश अनुदान प्रदान किए जाते थे। मुगल काल में विद्वान या धार्मिक लोगों की सहायता के लिए सरकार द्वारा ये राजस्व मदद दी जाती थी, जिसे मदद माश कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठीक है, वर्जीश कद्दर, वाजिद अली शाह, मौलवी अजीमुल्लाह, मौलवी अहमदुल्ला। ये चारों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, कई सारी इसमें मिस्टेक्स हुई है। सो प्लीज़ अगर किसी ऑप्शन में आपको भी अगर कोई मिस्टेक नज़र आती है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। हम उसका पूरा उसके लिए उसका समाधान करेंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसके चारों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, बेगम हजरत महल ने ये नेतृत्व किया था वहाँ पर। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर 4 के 4 ऑप्शन मुझे बिल्कुल गलत लग रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 77 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था? ठीक है, नर्सरी, सैनिकों की नर्सरी या पौधशाला कहलाता था? बंगाल, गुजरात, अवध या पंजाब? ठीक है, तो कौन सा कहलाता था? सी, अवध कहलाता था सैनिकों की पौधशाला। देखिए 78 नंबर का प्रश्न है, सन 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। ठीक है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। इसमें देखिए 3 प्रश्न बन गए इसमें। नंबर 1 है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो ये आंसर है 1784 में। और कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। ठीक है, तो ये प्रश्न तो इसमें बन ही गए। उसके बाद जो मेन प्रश्न है यहाँ पर अभी, सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जेम्स फ्रेजर द्वारा, सर विलियम जोन्स द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा या विलियम डेवी के द्वारा? तो ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर, सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, हाँ तो दोस्तों ये थे आज के 78 क्वेश्चन जो हमने इस पर डिस्कस किए। इससे हमने 79 से 125 तक के क्वेश्चन हमने अपने इस वीडियो के पार्ट 2 में हमने डिस्कस किए थे, जो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। किसी कारण से मैं इसको बाद में अपलोड कर रहा हूँ पार्ट 1 को। तो 78 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और बाकी चैनल सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ जो है इस तरह के वीडियोज़ लेकर आते हैं। प्रीवियस पेपर्स और बाकी जनरल नॉलेज की हम सारी वीडियोज़ लेकर आते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर या किसी भी पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी प्रतिक्रिया के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपको सेटिस्फाई कर सकें। थैंक यू।